बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के बारे में है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की टोटल स्पेसिफिक हीट में क्या कंट्रीब्यूशन है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ये हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हुए होते हैं बहुत सारी क्लासेस में प्रीवियस में। तो याद रखने के लिए हम एक बार इन चीज़ों को जो है वो दोबारा से डिस्कस करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट से हमारी क्या मुराद है। तो पहले हम हीट कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, या थर्मल कैपेसिटी भी इसे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो हीट कैपेसिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू अ गिवन मास ऑफ अ मटेरियल टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी किसी मटेरियल को जो भी उसका मास हो उसको हीट सप्लाई करें ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री जो है वो चेंज हो सके। तो वो जो हीट हम सप्लाई करते हैं या वो हीट वो ऑब्जर्व करता है या उसे हीट सप्लाई करनी पड़ती है, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसको आप जॉल पर केल्विन में जो है वो मेजर करते हैं। हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की जो है ये उसकी मास पे डिपेंड करती है। मास मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करती है। तो अगर आपको कोई यूनिवर्सल फैक्टर चाहिए होता है तो आप स्पेसिफाई करते हैं उसको, ठीक है। जैसे किसी वायर की रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप लेंथ स्पेसिफाई कर दें तो उतनी लेंथ उस वायर की अगर कभी भी ली जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी। सो बिल्कुल इसी तरह अगर आप मैस को फिक्स कर दें, यूनिट मैस कर दें, लाइक 1 मोल कर दें या 1 ग्राम कर दें या 1 किलोग्राम कर दें, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट है फॉर अ मटेरियल वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। सो अगर स्पेसिफिक मैथ यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री केल्विन रेज करना है, या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना है, या 1 केजी का रेज करना, अगर स्पेसिफिक यूनिट मैस आपके पास है उसका टेम्परेचर आपने रेज करना, तो उसके लिए जो अमाउंट है वो उस मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है, इसलिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो इन जनरल अगर मैथ स्पेसिफाई ना करें तो उसको आप जनरल हीट कैपेसिटी कहते हैं, और अगर आप मैथ यूनिट मैथ स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को समझने से पहले इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी क्या है, फिर उसकी स्पेसिफिक हीट की बात समझी जा सकती है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट डिस्क्राइब्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द हीट कैपेसिटी। अब कंट्रीब्यूशन इसका मतलब हीट कैपेसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ होगा, राइट। सो हीट जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल के अंदर, उसमें दो बेसिक फिनोमेना जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली हमें नज़र आते हैं। तो उसमें एक जो है वो है लेटेस्ट वाइब्रेशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है एटम वाइब्रेट करते हैं, कुलियन होता है, कुलियन के दौरान हीट ट्रांसफर होती है। और दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्ट एनर्जी को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। सो जो हीट इलेक्ट्रॉन ने कैरी करनी है, दो पार्ट हैं। जो हीट इलेक्ट्रॉन ने कैरी करनी है तो उससे रिलेटेड जो हीट कैपेसिटी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी। सो अगर उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ द सब्सटेंस है वो फिक्स कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक है। दूसरी कंट्रीब्यूशन हमारे आज की उसमें नहीं है, सो हमारा मेन फोकस आज इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के बारे में है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट में लेटेस्ट वाइब्रेशन की भी कंट्रीब्यूशन है सॉलिड के अंदर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ एक और क्लासिकल लॉ है जिसे हम डुलांग पीटेट लॉ कहते हैं। ये हमें ये बताता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी एलिमेंट की, वो कांस्टेंट होती है फॉर ऑल द एलिमेंट्स। वो उसने यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह उसको लेता है फॉर ऑल द एलिमेंट्स, एंड इट इज सेम फॉर ऑल सॉलिड एलिमेंट्स। और इसकी वैल्यू अबाउट 6 कैलोरीज पर ग्राम पर एटम। इसमें हर तरह की स्पेसिफिक हीट है, लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। डुलांग पीटेंट लॉ जो क्लासिकली जो है प्रिडिक्ट करता है, वो ये कहता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एलिमेंटल डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट जहन में रख के हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड करने का जो मेथड है उसका इसकी एक्यूरेसी से क्या ताल्लुक है, इन दो चीज़ों पे हमने आज डिस्कशन करनी है। सो जो हमारा पैटर्न है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की, डिफरेंट टेक्निक्स जो भी यूज़ करेंगे, लेकिन पैटर्न हमारा यही होगा, एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करेंगे। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पार्शियल ई बार और पार्शियल टी, जो उसकी स्लोप है एनर्जी, एवरेज एनर्जी और टेम्परेचर के ग्राफ की, वो हमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक हीट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे फोकस करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ गैसेस की तरह है, और जिस तरह थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसी तरह आप इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है। सो उस कंसेप्ट को जहन में रखें तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो 3/2 kT के बराबर होगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एवरेज एनर्जी मौजूद है। अब किसी भी सॉलिड मटेरियल को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट उसके अंदर जो है वो हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप n से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो n मल्टीप्लाई बाय 3/2 kT, तो ये आपके पास एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 NkT। सो बहुत सिंपल वे से, क्लासिकल अप्रोच से हम जो है एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और Nk को आप गैस कांस्टेंट R के बराबर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3/2 RT हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी आपके पास आ गई है। एवरेज एनर्जी को आप देखते हैं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। R जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, 3/2 भी नंबर है। अब इससे आप स्पेसिफिक हीट निकालें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल ई बार और पार्शियल टी। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो तो पहले अलग से लिख लेंगे, यानी कि 3/2 R। सो डेरिवेटिव आएगा जस्ट टेम्परेचर का, तो टी का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। सो यू गेट 3/2 R, राइट। सो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है, 3 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए है। ये क्लासिकल गैस था। ये बिल्कुल उस तरह का रिजल्ट है जिस तरह डुलांग पेटेंट लॉ जो है वो प्रिडिक्ट करता है, वो भी एक क्लासिकल अप्रोच है। तो ये जो हमारा क्लासिकल रिजल्ट है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्री नहीं करता, बल्कि उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? दैट इज अराउंड ग्रेटर देन 10⁻⁻², इतना ज़्यादा है। ठीक है, सो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है, तो इसको एज इट इज़ जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमें कुछ करेक्शंस करना होंगी, कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज देखने होंगे कि अगर ऐसे नहीं कैलकुलेट की जा सकती
तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इसको? सो डिफरेंट वेज हैं हमारे पास, डिफरेंट करेक्शन क्राइटेरियाज हैं हमारे पास, जिनको फॉलो करके आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिकेट की कैलकुलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। सो पहली करेक्शन की तरफ जाते हैं कि किस तरह की करेक्शन की जा सकती है, और ये करेक्शन भी क्वांटम मैकेनिक्स से बुनियादी तौर पे रिलेट करती है। इस करेक्शन को समझने के लिए हमें अपने प्रीवियस टॉपिक को जहन में लेके आना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में जो हमने पढ़ा था। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल होता है तो फर्मी लेवल पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मैक्सिमम होती है और उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुछ टेम्परेचर होता है अदर देन 0 या ग्रेटर देन 0, कोई भी टेम्परेचर आप अप्लाई करते हैं, सो जैसे ये प्रीवियस लेक्चर से मैंने ये ग्राफ लिया है, सो ये वैल्यू जो है ये वेरी कर जाती है। आपको कुछ जो है कि इसमें जो चेंज है वो फर्मी लेवल से पहले भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमें नजर आई है और फर्मी लेवल के बाद भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नजर आई है। लेकिन इस पॉइंट से पीछे अगर आप देखें तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, चाहे टी 0 केल्विन के बराबर है, चाहे टी ग्रेटर देन 0 केल्विन के बराबर है। तो ये स्पेसिफिक एरिया, ये फिगर में आप मेरे कर्सर पे फोकस करते रहेंगे तो बेहतर समझ आएगी। तो इनिशियली ये ग्राफ था फॉर टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। सो ये एक स्पेसिफिक एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ फर्मी लेवल से ऊपर और कुछ फर्मी लेवल से नीचे, जिसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन थे उनके बिहेवियर में हमें तब्दीली नजर आई है, उनकी तादाद में हमें तब्दीली नजर आई है, उनकी डेंसिटी ऑफ स्टेट में हमें चेंज नजर आई है। तो हाँ, बेसिकली यहाँ से करेक्शन फैक्टर निकलता है, और जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे एन ऑफ ई की, तो बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स यहाँ इन्वॉल्व हो गई थी, तो ये करेक्शंस हमारी जो हैं ये बुनियादी तौर पे रिलेट करते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो अगर यहाँ से आपको कोई बेटर रिजल्ट मिलेगा तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक, अगर यहाँ से हमें कोई बेटर रिजल्ट मिलेगा तो बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंस होगी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। सो जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ अदर देन 0 केल्विन हुआ, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जिन पे इसका असर हुआ, सब पे नहीं हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं, तो किन पे हुआ? सो एक फैक्टर डिफाइन करेंगे यहाँ, के टी टेम्परेचर है टी यहाँ पे, और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो कहता है कि ये विंडो है के टी, इस विंडो के अंदर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे इसका इफेक्ट हुआ है टेम्परेचर का। ठीक है, सो ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास फर्मी लेवल की लाइन है, ये सेंटर में जो है इसके साथ मैंने ई एफ लिखा है। सो ई एफ प्लस के टी अगर करें तो ये लाइन बनती है, और ई एफ माइनस के टी करें तो ये लाइन बनती है। सो इन लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो के टी के बराबर है। सो ई एफ माइनस के टी से लेके ई एफ प्लस के टी के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ है। इससे पीछे जितने इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अनअफेक्टेड हैं। उनका कंडक्टिविटी में, स्पेसिफिक हीट में, रेजिस्टिविटी में कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, सो एक रीजन डिफाइन कर लिया, मखसूस इलेक्ट्रॉन कर लिए। प्रीवियसली हमने क्या किया था कि n से मल्टीप्लाई कर दिया था, जितने आपके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे सबसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको करेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो अजम्पशन हमने की है ये हमें बताती है कि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं जिनका इफेक्ट है इसके ऊपर, हीट ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बल्कि एक फ्रैक्शन है, और वो फ्रैक्शन है के टी बाई ई एफ। ये फ्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टर्ब हुई है, रेशो है ये के टी डिवाइडेड बाय ई एफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड, कितने में से? n इलेक्ट्रॉन्स में से।
ठीक है। सो फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन्स, ये जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं, तो ये रेशियो परसेंटेज है बुनियादी तौर पे। ठीक है। सो आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो को, एन के टी ओवर ई एफ आर एक्साइटेड एंड इफेक्ट्स द हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी पे इन इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली इम्पैक्ट है। सो ओवरऑल आप सिर्फ एन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एवरेज एनर्जी को, बल्कि आप एन के टी ओवर ई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। और इन्हीं की वजह से हीट कैपेसिटी जो है उसकी वैल्यू पे असर पड़ सकता है। तो अब हम दोबारा एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, और उसके अंदर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को यूज करके लिए हैं, इनको यूज करते हैं और उससे दोबारा एवरेज एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे। सो एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी 3/2 kT है, जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है हमें बताती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्चुअली एक्साइट होते हैं, जिनका एक्चुअली इफेक्ट है हीट कैपेसिटी के ऊपर। सो इनको आपने 3/2 kT से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास जो है एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ गई 3 N K² ओवर 2 EF T²। ठीक है। और बिल्कुल जैसे पहले हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की थी, उसी तरह हम दोबारा स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। CE इज इक्वल टू पार्शियल E बार ओवर पार्शियल T, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एवरेज एनर्जी तो हमेशा टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज होती है, और ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। सो आपने कांस्टेंट्स को अलग कर लेना है, और बाकी चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो कांस्टेंट्स में 3 N K। ठीक है। और इसका आप डेरिवेटिव लें तो ये T² का डेरिवेटिव आपके पास जो है वो 2T आ जाएगा। T² का डेरिवेटिव हमारे पास 2T आ जाएगा, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो ये बनेगा 3 N K ओवर EF। ठीक है। और एन के को आप आर के इक्वल लिख सकते हैं 3 R KT ओवर EF। सो इस करेक्शन को जब आप अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बहुत क्लोज होती है। सो ये करेक्शन करने के बाद इस रिजल्ट को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गुड एग्रीमेंट है, लेकिन इसके अलावा इससे प्योर आप क्वांटम स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैलकुलेशन के लिए, वो इवन बेटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगी। सो अल्टरनेटिव जो अप्रोच है वो डायरेक्ट क्वांटम स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन उस तरह करनी है जिस तरह हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट के केस में की थी। उसके लिए आपके पास ये इंटीग्रल है, 0 से इन्फिनिटी तक आपने इसको इंटीग्रेट किया है। इसको इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट गिवन टेम्परेचर ET बार इज इक्वल टू ET नॉट इनटू दिस 1 प्लस दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज एनर्जी में टेम्परेचर के इजाफे से स्मॉल चेंज आती है। ठीक है। क्योंकि E0 0 केल्विन पे एवरेज एनर्जी है, प्लस ये फैक्टर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सो इस फैक्टर के साथ E0 की वैल्यू में जो वेरिएशन आएगी वो E0 के अंदर ऐड होगी, तो उसकी वैल्यू में स्लाइट इंक्रीज आएगा। सो एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशंस को बेसिकली हमने क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट करके बेहतर बनाया है। ठीक है। सो अब ये जो आपके पास रिजल्ट आया है ये ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा एक्यूरेट है एवरेज एनर्जी का, क्योंकि आपने टोटली रिलाई किया है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पे। आपने एवरेज एनर्जी जो है वो 3/2 kT इस्तेमाल नहीं की। अब आप इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आपने उसको जो है वो वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दिया है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया स्पेसिफिक हीट का। बाकी चीज़ें जो है वो जस्ट सिंप्लीफिकेशंस हैं। ये एवरेज एनर्जी और EF का रिलेशन, ये भी डेंसिटी ऑफ स्टेट के टॉपिक में हमने स्टडी किया था, इसको यूज़ कर लें। और ज़ीरो सब्सक्रिप्ट आपने जो है वो 0 केल्विन के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के लिए आपने इस्तेमाल करना है। फर्मी एनर्जी एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है वो इस्तेमाल अगर करें तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी π² K² T ओवर 2 E F0। ठीक है।
डिफाइनिंग फर्मी एनर्जी इन टर्म ऑफ फर्मी टेम्परेचर कैन आल्सो भी पॉसिबल। तो ये फर्मी टेम्परेचर और फर्मी एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप है। ई एफ इज इक्वल टू के टी एफ होता है बुनियादी तौर पे, तो टी एफ इज इक्वल टू ई एफ ओवर के टी। अगर इसको इंट्रोड्यूस करवा दें तो स्पेसिफिक हीट का ये रिलेशनशिप बन जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 2 के टी ओवर टी एफ। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक हीट का रिजल्ट है ये एक्सपेरिमेंट से कंप्लीटली एग्री करता है, और ये मोस्ट डिसेंट टेक्निक है टू डिटरमिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, हाँ, सो इसमें जो है वो फर्मी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो फर्मी टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल का स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो सारे मटेरियल्स का क्वांटम मैकेनिकली अगर आप देखें तो स्पेसिफिक हीट एक जैसी नहीं होती, इसीलिए डिफरेंट मटेरियल्स को हीट करने के लिए आपको डिफरेंट हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अब दोनों कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है अगर आप लें तो उसमें दो कंट्रीब्यूशंस जैसे हमने स्टार्ट में कहा था होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और दूसरी लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, सो कलेक्टिवली ओवरऑल स्पेसिफिक हीट निकालें तो सी वी इज इक्वल टू सी ई प्लस सी एल के बराबर होगी, और इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो सी ई की तो अभी हमने कैलकुलेशन की है, वो सारे कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सी एल की कैलकुलेशन हमने नहीं की, उसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं, वो सम कांस्टेंट बी मल्टीप्लाई बाय टी क्यूब, यानी वो टेम्परेचर की पावर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो ये दोनों टर्म्स ऐड होके आपको ओवरऑल स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करेंगी। अब कहाँ कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेट करती है उसको देखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत लो टेम्परेचर पे डोमिनेट करती है, जहाँ वाइब्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, और आमतौर पे कहाँ तक डोमिनेट करती है उसके लिए एक रेंज डिफाइन की जाती है, टेम्परेचर नियर लिक्विड हीलियम टेम्परेचर, और हीलियम लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। 4 केल्विन जो है वो तकरीबन 4.2 केल्विन लिया जाता है टेम्परेचर, दैट इज अराउंड 269 सेंटीग्रेड और माइनस 452.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो हायर टेम्परेचर पे जो मोस्ट डोमिनेंट चीज़ है जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट पाई जाती है वो लेटेस्ट वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे अगर आप इन दो ग्राफ्स को देखें तो ये वेरिएशन शो करता है। फर्स्ट ग्राफ स्पेसिफिक हीट की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और ये स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय टी रेशो को जो है वो विद टी स्केयर जो है वो डिफाइन करता है। यानी इस इक्वेशन को आप जो है वो अगर टी से डिवाइड कर दें तो ये सी वी बाई टी हो जाएगा, तो पहली टर्म तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगी। सो यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा लेफ्ट और राइट हैंड साइड के दरमियान टी स्केयर के। सो टी स्केयर अगर आप एक्स एक्सिस पे रखें और सी वी ओवर टी को वाई एक्सिस पे रखें तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशंस आपको नजर आएगी। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो ग्राफ है वो ये है, ग्राफ ए हमारा जो है, इसमें ये ग्राफ टी और स्पेसिफिक हीट के दरमियान है। यहाँ सीवी लिखना मुनासिब इसलिए नहीं है कि सीवी के कंपोनेंट्स हमने बेसिकली जो है वो ड्रा किए हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को अगर आप सिंपली देखें तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर सिर्फ उसका ग्राफ बनाए तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट की कंट्रीब्यूशन को देखें तो वो टी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। सो लो टेम्परेचर पे जो है आप देखें तो सीई की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सी एल। यहाँ तक जो है, यहाँ जाके दोनों बराबर होती हैं, उसके बाद बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज है सी एल की वैल्यू में, इसलिए हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट है वो डोमिनेट करती है। ठीक है जी, तो ये इसकी वेरिएशंस को हमने ग्राफिकली देखा। अब कुछ कंक्लूड करते हैं चीज़ें। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल डू नॉट यूजुअली लीड्स टू स्ट्रॉन्ग डेविएशन फ्रॉम डुलोंग पेटेंट लॉ। सो फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल का कंसेप्ट अगर लिया जाए तो ये जो आपने स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन की थी वो कांस्टेंट आई थी फॉर ऑल द मेटल्स, तो इसका मतलब ये था कि वो डुलोंग पेटेंट लॉ के साथ जो है वो एग्री करते हैं हमारे रिजल्ट।
एट लो टेम्परेचर जो लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है, वो विनिश होती है, तेज़ी से ख़त्म होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है, उसका रोल जो है वो ज़्यादा होता है। और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल रह जाती है, ठीक है? वो तो उसने तो इतना उसका रोल नहीं रहता क्योंकि जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट की होती है, राइट? और लास्टली फॉर इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी विल बी नेग्लिजिबल एक्सपेक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर होती है। अगर होगी भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके आपको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, जहां उसकी बहुत नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन जो है वो शो होगी। लेकिन जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज।